हेलो विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अपना यह सिद्धांत उनका जो प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक उसमें दिया था और इतना विस्तृत तरीके से दिया था जिसके बारे में रूसो ने अपनी पुस्तक एमाइल में लिखा है कि शिक्षा पर अब तक का लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रिपब्लिक है, क्योंकि इन्होंने विस्तृत पाठ्यक्रम योजना किस प्रकार कितने समय तक शिक्षा प्रणाली को लागू रखा जाएगा ये सारी बातें उन्होंने इसमें की हैं। और प्लेटो भी शिक्षा के बारे में कहते हैं कि ये मानसिक व्याधियों को दूर करने वाली मानसिक औषधि है और इस शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को उस परिवेश में लाना है जो विकास की अवस्था में उसके उन्नयन के लिए सबसे अधिक अनुकूल हो। और प्लेटो ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है जिसमें समाज के लोग सामाजिक चेतना से जुड़ते हैं और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं, जिसके माध्यम से ही व्यक्ति समाज में अपना समुचित स्थान बना सकता है। और उन्होंने साथ साथ यह भी कहा है कि जो शिक्षा है वो राज्य द्वारा ही नियंत्रित होनी चाहिए और उसी के द्वारा दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने माना है कि राज्य का सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है शिक्षा प्रदान करना। इस दृष्टि से उन्होंने राज्य को ही सबसे उच्च शिक्षण संस्थान माना है। हालांकि जब उनके समय एथेंस में शिक्षा की कोई सार्वजनिक व्यवस्था नहीं थी, जैसे कि आज के संदर्भ में है, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा, जैसे आजकल तो महिलाओं को भी जो उच्च शिक्षा तक बिल्कुल फ्री कर रखा है, तो उस प्रकार की व्यवस्था के बारे में उन्होंने बात की कि जो शिक्षा प्रणाली है अनिवार्य शिक्षा है वो राज्य द्वारा ही नियंत्रित होनी चाहिए और राज्य के द्वारा ही दी जानी चाहिए, क्योंकि एथेंस में उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी वो एक व्यवसाय के रूप में थी जो किसी परिवारों के पास होती थी। मेनली जो सोफिस्ट वर्ग के जो सोफिस्ट थे वो पारिश्रमिक लेकर शिक्षा और शिक्षा से अर्जित ज्ञान को वो बेचते थे। और इसी कारण जो सुकरात थे, जो कि द्वंद्वात्मक जो मेथड है उसके पितामह कहे जाते हैं, उनसे वो इसके द्वारा कहीं भी खुले में आम चर्चा करके उनको वो इस द्वंद्व में उनको पराजित किया करते थे और जो ज्ञान का प्रसार था वो मुफ्त में ऐसे ही लोगों को बांट दिया करते थे। तो इसी कारण से वो जो सोफिस्ट लोग थे वो उनसे उनकी बनती नहीं थी और आखिरकार उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद उन्हें एक षड्यंत्र रच के उनको आखिरकार जहर देकर उनको समाप्त कर दिया था या उनको मृत्यु की ओर ले गए थे, जिसके कारण प्लेटो बड़े आहत हुए और उन्होंने सक्रिय राजनीति से अपना ध्यान हटाकर एक राजनीतिक चिंतन के रूप में अपने आप को स्थापित किया था। और इन सारी बातों का ही असर ये था कि वो चाहते थे कि जो शिक्षा प्रणाली है वो राज्य द्वारा नियंत्रित हो और वो कोई व्यावसायिक शिक्षा न हो, किसी परिवार की बपौती नहीं हो और राज्य द्वारा वो वितरित होनी चाहिए। इसके लिए जैसे कि राज्य द्वारा नियंत्रित जो शिक्षा प्रणाली थी वहाँ उस समय जो एक निकटतम उनके राष्ट्र हुआ करता था स्पार्टा, वहाँ ऐसी थी कि वो राज्य द्वारा नियंत्रित थी, जहाँ शारीरिक शिक्षा पे बड़ा जोर दिया जाता था, क्योंकि वहाँ के सैनिक बड़े उस समय प्रसिद्ध थे हष्टपुष्ट शरीर को लेकर और सैन्य अभियानों को लेकर वो हमेशा विजय हासिल किया करते थे। तो प्लेटो ने वहाँ का अनुकरण किया स्पार्टा का और वहाँ की जो जो शारीरिक जो शिक्षा थी व्यायाम वाली, उस शारीरिक शिक्षा और एथेंस की जो बौद्धिक शिक्षा, उन दोनों को मिलाकर अपना जो शिक्षा प्रणाली थी या जो व्यवस्था थी उसको एक दार्शनिक आधार के रूप में प्लेटो ने प्रस्तुत किया था। और उनका यह मानना था कि स्वस्थ उनका या आज के संदर्भ हम आम जब चर्चा चलती है कहीं तो ये बोलते भी हैं और सुनते भी हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए उन्होंने शारीरिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा दोनों को मिलाकर अपनी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया था। अब यदि हम उनकी विशेषताओं की ओर देखते हैं, उनके जो शिक्षा सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उनकी बात करते हैं, तो पहली जो विशेषता बनती है वो यही बनती है कि उन्होंने बौद्धिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा दोनों को जोड़ते हुए शिक्षा योजना प्रस्तुत की। दूसरा, उन्होंने स्त्री पुरुष को समान शिक्षा योजना प्रस्तुत की कि दोनों की ही भूमिका एक राष्ट्र निर्माण में होती है
और वो राष्ट्र कभी भी शक्तिशाली नहीं कहा जाएगा जहां स्त्रियों की भूमिका को नकारा जाए। तो एक समान शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया एक आदर्श राज्य के निर्माण में कि स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा को वो उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे और इसीलिए उन्होंने जो उत्पादक वर्ग था और श्रमिक वर्ग था उनके लिए कोई उदारतावादी शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत नहीं की और ना ही इसी कारण उन्हें जो शासक बनने का अधिकार उन्होंने उनके लिए सौंपा था। और यही उनकी शिक्षा की आलोचना का प्रथम बिंदु भी बनता है कि उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो संकुचित है, क्योंकि उस समय जो अधिकांश भाग जनसंख्या का वो इन्हीं लोगों से मिलकर बनता था, इसलिए उनकी यह शिक्षा प्रणाली अप्रजातांत्रिक कही जाती है। अब प्लेटो की शिक्षा का जो दार्शनिक आधार है उसमें यह है कि मानवीय आत्मा एक क्रियाशील शक्ति है जिसमें वह स्वयं विषयों की ओर आकृष्ट होती है। इस तरह शिक्षा बाह्य वातावरण की आत्मा या मन पर पड़ने वाले प्रभाव की प्रतिक्रिया है और शिक्षा का यह क्रम आजीवन चलता रहता है। और हालांकि समय और परिस्थिति के अनुसार जो साधन है, अभिकरण है और जो अवस्था है वो हमेशा बदलती रहती है। प्लेटो सद्गुणों के विकास को शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य में शामिल करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, ज्ञान की खोज करना। क्योंकि मस्तिष्क जब ज्ञान की खोज करता है और नई नई बातें सीखता है तो उसकी आत्मा में सद्गुणों का उत्पन्न होना शुरू होता है और यही शिक्षा का जो प्लेटो की जो शिक्षा का सिद्धांत है वो उसका यही प्रमुख दार्शनिक आधार उन्होंने बताया है। अब यदि हम उनके पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो प्लेटो ने जो पाठ्यक्रम बताया है उसके अनुसार जो उन्होंने जो विभाजन किया है वो विभाजन उन्होंने दो आधार पे किया है, एक तो अवस्था के आधार पर और दूसरा वर्ग के आधार पर। उन्होंने दो विभाजन किए हैं, एक तो प्रारंभिक शिक्षा जो बाल्यकाल से और युवा अवस्था तक रहेगी और जिसमें वर्ग रहेगा सैन्य वर्ग। दूसरा है उनका उच्च शिक्षा जो कि युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक रहेगी और उसमें वर्ग रहेगा शासक वर्ग। प्रारंभिक शिक्षा जो कि चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसमें शुरू में शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, साहित्य की शिक्षा दी जाएगी, संगीत की शिक्षा दी जाएगी, जो कि 6 वर्ष तक और 6 से 18 और 18 से 30 वर्ष तक दी जाएगी, जिसके द्वारा मनुष्य का जो चरित्र का निर्माण किया जाता है। दूसरी है उनकी उच्च शिक्षा जो कि युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक चलती है और 20 से 30 और 30 से 35 वर्ष की आयु तक यह चलती है, जो कि 50 वर्ष तक चलती है। इसके द्वारा जो शासन में जो भागीदार लोग हैं या जो शासक वर्ग है उन्हीं को ये शिक्षा दी जाती है और 50 वर्ष के बाद इसमें स्वाध्याय करते रहने की बात उन्होंने कही है। ये उनका एक विस्तृत पाठ्यक्रम है जो कि 6 वर्ष से शुरू होकर 50 वर्ष तक चलता है। जब इन सभी शिक्षाओं के पड़ावों को जब कोई पार कर जाता है तो वो दार्शनिक राजा बनने योग्य बन पाता है। अब यदि हम इस पाठ्यक्रम के बाद यदि हम इसकी आलोचना या दोषों की बात करें तो वो दोष जैसा हमने बीच में भी बताया था कि इसका क्षेत्र संकुचित है, क्योंकि ये उत्पादक वर्ग और जो श्रमिक वर्ग हैं उनके लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं और इसी कारण जो प्रजातंत्र का घर माना जाता है एथेंस, इसी कारण इस शिक्षा में जो प्रमुख दोष के रूप में इसमें अप्रजातांत्रिक की बात हम कर सकते हैं। इसमें गणित को बहुत अधिक ज़्यादा महत्व दिया है और राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था की भी इसके आलोचक इसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि इसमें जो कवि हैं और जो कलाकार हैं उन पर नियंत्रण रखा जाता है, उन्हीं के अनुकूल उनको बोलना और गाना पड़ता है, जिससे कि उनकी जो सृजनात्मकता है वो एक तरीके से ख़त्म होने लगती है। शिक्षा का कालक्रम भी एक लंबा है, हालांकि वो कहते हैं कि सामाजिक प्राणी है, यदि वो 50 वर्ष तक पढ़ता ही रहेगा तो अपने सामाजिक जो दायित्व है उनका निर्वाह वो कब करेगा। तो और जो अंतिम रूप से हम जो इनकी दोष एक और गिना सकते हैं कि जो स्त्री पुरुष के लिए जो उन्होंने समान शिक्षा की व्यवस्था की है वो भी आलोचकों की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों की प्रकृति और जो भावना है वो दोनों की प्रतिकूल है।
तो उनके स्वभाव के अनुसार ही उनको अलग अलग प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था उनके द्वारा की जानी चाहिए थी। फिर भी उनके सिद्धांत का महत्व आज भी इतना है कि इसमें शिक्षण के साथ साथ जो प्रशिक्षण की बात उन्होंने की है वो उनके शिक्षा के दर्शन को स्पष्ट करता है, क्योंकि उन्होंने प्रति एक पड़ाव के बाद, जैसे 18 के बाद जो 20वां वर्ष है उसमें फिर उनका एक एक तरीके से परीक्षा होगी, फिर 18 से 30 के बाद जो 30वां वर्ष उसमें फिर परीक्षा होगी, फिर बौद्धिक परीक्षा होती है। तो वो आज के मायने में एक सही सा लगता है, क्योंकि आज भी जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उसको वो सही ग्रहण की या नहीं, तो उसको हम उसको जानने का जो आकलन करने का कार्य है वो एक परीक्षा के माध्यम से ही करते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में दी थी। तो ये था प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जो कि उनके न्याय के सिद्धांत की तार्किक उत्पत्ति के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। क्योंकि जो आत्मा के जो सद्गुण हैं, उन आत्मा के सद्गुणों को बाहर निकालने का कार्य शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है, और जब वो सद्गुण बाहर निकल के आएंगे और उनके अनुरूप वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो वो व्यक्ति न्याय की ओर अग्रसर होगा। इसलिए उनके शिक्षा सिद्धांत का बड़ा ही महत्व है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।